देखिए बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक लेंगे उस टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो ये जो टॉपिक है वो क्लास 12 के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है। हिंदी में कहें तो आज हम वो टॉपिक लेंगे जिस टॉपिक से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो वो मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे जिन मेथड्स के द्वारा हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। इसमें हम दो मेथड पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक तो नेचुरल मेथड डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बैरियर मेथड। जो आज हम लोग तीसरा मेथड लेंगे, जो तीसरा तरीका लेंगे, उस तरीके का नाम है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस लेंगे। तो जो हमारा तीसरा मेथड है आज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, जिसको हम लोग IUDS भी कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस देखेंगे या हम इनको इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कह सकते हैं, या हम शॉर्ट में हम लोग इनको इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी कहते हैं। देखिए, डिवाइसेस का मतलब होता है उपकरण, इंट्रा मतलब होता है अंदर और यूट्राइन का मतलब होता है यूट्रस और बच्चा दानी। देखिए, ये जो डिवाइसेस हैं, उपकरण हैं, वो इंसर्ट करे जाते हैं या लगाए जाते हैं या डाले जाते हैं फीमेल के यूटेरस में डाले जाते हैं। और क्यों, कौन डालते हैं इनको? बाय डॉक्टर या फिर और एक्सपर्ट नर्स डालती है। कौन डालती है? एक्सपर्ट नर्स डालती है। तो देखिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या होती हैं, जिनको शॉर्ट में हम लोग IUDS कहते हैं। तो ये वो डिवाइसेस हैं या ये वो उपकरण हैं जिन उपकरण को डाला जाता है या जिन उपकरण को लगाया जाता है फीमेल के यूटेरस में या फीमेल की बच्चा दानी में। और इसको लगाते कौन है? या तो डॉक्टर लगाते हैं या फिर एक्सपर्ट नर्स लगाते हैं। अभी IUDS भी जो होती हैं वो कई तरह की होती है। IUDS है आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। IUDS जो है वो भी कई तरह की होती है। IUDS आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स होती है, फॉलोइंग टाइप्स की होती है। एक तो IUDS जो होती है वो होती है नॉन मेडिकेटेड होती है। तो नॉन मेडिकेटेड आती है। तो नॉन मेडिकेटेड जो IUDS है उनके अंदर आता है लिप्स लूप। क्या आता है? लिप्स लूप आता है। तो लिप्स लूप लगाते हैं। कहाँ लगाई जाती है? फीमेल के यूटेरस में लगाई जाती है। दूसरी आती है हार्मोन रिलीजिंग IUDS आती है। तो हार्मोन रिलीजिंग IUDS आती है। और ये हार्मोन जो रिलीजिंग IUDS है या तो LNG-20 होता है या फिर प्रोजेस्टेसेट होता है, प्रोजेस्टेसेट। तो LNG-20 जो है और प्रोजेस्टेसेट है, ये IUDS है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, जो फीमेल के यूटेरस में लगाते हैं डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स लगाते हैं। फिर क्यों लगाते हैं? टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या कहीं अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए। तीसरी जो होती हैं वो होती है कॉपर रिलीजिंग या कहीं कॉपर आयन रिलीजिंग IUDS होती है। कौन होती है? कॉपर रिलीजिंग IUDS होती है। इसके अंदर आता है कॉपर T आता है
कॉपर 7 आता है, कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है, और मल्टी लोड 375 आता है। कौन आता है? मल्टी लोड 375 आता है। तो देखिए टॉपिक का नाम है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये वो सभी डिवाइसेस हैं या ये वो सभी उपकरण हैं जो लगाए जाएंगे फीमेल के यूटेरस के अंदर या फीमेल की बच्चा दानी में लगाए जाएंगे। और क्यों लगाए जाएंगे? टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी होते हैं, अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। कौन लगाएगा इनको? या तो डॉक्टर लगाएंगे या फिर इनको कौन लगाएगा? एक्सपर्ट नर्स लगाएंगे। अब ये जो डिवाइसेस है वो किसकी बनी होती है? ये डिवाइसेस जो है या तो बनी होती हैं मेटल की बनी होती हैं, या तो ये डिवाइसेस मेटल्स की होती हैं, या फिर ये किसकी होती हैं? प्लास्टिक्स की होती हैं। तो ये डिवाइसेस जो हैं या तो मेटल्स की होती हैं या फिर किसकी होती हैं? प्लास्टिक्स की होती हैं। अब ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं ये भी 3 तरह की होती हैं। एक तो नॉन मेडिकेटेड IUDs होते हैं। ये ऐसी डिवाइसेस है जिसमें किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं होती है। इसके अंदर आता है लिप्स लूप आता है। दूसरी हॉर्मोन्स रिलीजिंग IUDs है। ये वो IUDs हैं या वो डिवाइसेस हैं जो क्या रिलीज करेंगी? बॉडी के अंदर जाके हार्मोन्स रिलीज करेंगी। और जब हार्मोन्स रिलीज करेंगी तो फीमेल के जो इंटरनल हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देंगी, और जिस वजह से फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी या फीमेल के अंदर गर्भ नहीं ठहर पाएगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं LNG-20 है और प्रोजेस्टेसेट का यूज करते हैं। जो तीसरी आती है वो कॉपर रिलीजिंग या कॉपर आयन रिलीजिंग IUDs है। ये वो IUDs है या वो डिवाइसेस हैं जैसे इनको फीमेल की बच्चादानी में डॉक्टर डालेंगे या एक्सपर्ट डालेंगे, एक्सपर्ट नर्स डालेंगी, तो ये फीमेल की बच्चादानी में कॉपर आयंस को रिलीज करना शुरू कर देंगी। अब जैसे ही कॉपर आयंस को रिलीज करना शुरू कर देंगी तो भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो कैसे रुकेगी वो बाद में बताएंगे आपको। इसके अंदर आती है कॉपर टी। ज़्यादातर लोग कॉपर टी यूज करते हैं, पहले कॉपर टी लगवाते थे। अब कॉपर 7 है और तीसरी मल्टी लोड 375 से। अब इनके मैं आप लोगों को फंक्शंस बताता हूँ कि इनके काम क्या होते हैं। तो इनके फंक्शंस बताता हूँ कि ये करती क्या है। तो फंक्शंस क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो फंक्शंस में सबसे पहले देखते हैं नॉन मेडिकेटेड का। तो जो नॉन मेडिकेटेड हैं, कौन है नॉन मेडिकेटेड? IUDs। जो नॉन मेडिकेटेड IUDs हैं, जो नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं, ये कैसी होती है? फैगोसाइटोसिस इन नेचर होती है। कैसी होती है? फैगोसाइटोसिस होती है। फैगोसाइटोसिस इन नेचर होती है। तो फैगोसाइटोसिस इन नेचर होती है। फैगोसाइटोसिस इन नेचर होती है। इसका मतलब ये होता है कि इंगल्फ क्या? स्पर्म्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कोई फीमेल नॉन मेडिकेटेड IUDs का इस्तेमाल करती है, जैसे लिप्स लूप लगवाती है, तो जैसे ही फीमेल की बच्चादानी में लिप्स लूप लग जाएगा तो वो लिप्स लूप क्या करेगा? उसका जो नेचर होता है फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जैसे ही मेल पार्टनर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएगा और उसके जो स्पर्म्स है, उसका जो सीमन है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा। तो जैसे ही फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा तो ये जो नॉन मेडिकेटेड IUDs है जैसे लिप्स लूप है, तो ये क्या करेंगे? जो शुक्राणु गए हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उनको क्या करेंगे? इंगल्फ कर जाएंगे, या कहीं कि उनको खा जाएंगे। खाने का मतलब है उनको मार देंगे, और जैसे ही मार देंगे तो शुक्राणु मर जाएंगे, स्पर्म्स मर जाएंगे, और जब स्पर्म्स मर जाएंगे तो ओव्यूम के साथ मिलेंगे नहीं, और जब ओव्यूम के साथ नहीं मिलेंगे तो किसी भी तरह की कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा यदि हम लोग देखें तो हार्मोन रिलीजिंग IUDs होते हैं। तो हार्मोन रिलीजिंग IUDs है, जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs है उनका काम क्या होता है? तो हार्मोन रिलीजिंग IUDs का काम क्या होता है? एक तो ये क्या करती हैं? इनहेबिट ओव्यूलेशन कर देते। तो क्या कर देते? इनहेबिट ओव्यूलेशन कर देते। तो कहने का मतलब है कि फीमेल के अंदर जो ओव्यूम बन रहा है, जो अंडा बन रहा है, उसकी पूरी प्रक्रिया को ही बंद कर देती है। तो इनहेबिट ओव्यूलेशन होता है, जो अंडा बन रहा है फीमेल की बॉडी में उसको बनने से रोक देती है, या कहीं की जो ओव्यूम बनने की प्रक्रिया है उसको बंद कर देती है। अब जब ओव्यूम ही नहीं बनेगा तो फीमेल चाहे कितना भी सेक्सुअल कांटेक्ट करे तो कोई प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी या कोई भी गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो हार्मोन रिलीजिंग IUDs में ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं LNG-20 यूज करते हैं या फिर प्रोजेस्टेसेट का इस्तेमाल करते हैं।
तो एक तो इनहाबिट कर देती है ओव्यूलेशन को, और दूसरा क्या करती है, यूटेरस जो होता है, दूसरा क्या करती है, यूटेरस जो होता है, जो यूटेरस होता है, यूटेरस को मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन होती है। तो मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीएस है वो क्या करेंगे, एक तो ओव्यूम को बंद कर देती है। यदि किसी वजह से मान लेते हैं कि ओव्यूम रिलीज भी हो गया और फर्टिलाइज भी हो गया, तो वो यूटेरस से नहीं चिपकेगा। तो दूसरा क्या करती है जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस है, मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन होते हैं, कि जो बच्चा यदि बन भी गया या कहीं कि यदि फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वो यूटेरस की वॉल से या गर्भाशय की अंदर वाली परत से वो चिपक नहीं पाएगा। तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे किसका, फर्टिलाइज एग का। कौन, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। क्यों, क्योंकि फीमेल की जो बॉडी में हार्मोन्स हैं उसके को पूरा का पूरा ये क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, जिस वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तीसरा आता है जो हमारे पास होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस होते हैं। क्या होते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस होते हैं। तो ये वो डिवाइसेस हैं जो कॉपर आयंस को रिलीज करती है। तो इसमें जैसे आता है कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है और मल्टीलोड 375 आता है। ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस है इसमें फीमेल की बॉडी में क्या करती है, जैसे ही कॉपर टी लगाएंगे या कॉपर 7 लगाएंगे या मल्टीलोड 375 लगाएंगे फीमेल की बच्चादानी में, यूटेरस में एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर, तो ये क्या करेंगे, एक तो ये क्या करती हैं, डिक्रीज मोटेलिटी ऑफ स्पर्म्स होते हैं। तो स्पर्म्स की जो मोटेलिटी है, जो मूव करने की क्षमता है, उसको कम कर देती है। तो जैसे ही शुक्राणुओं की जो मूव करने की क्षमता है, मोटेलिटी है, कम हो जाएगी, तो जो शुक्राणु है या स्पर्म्स हैं वो ओव्यूम से नहीं मिल पाएंगे, और जब ओव्यूम से नहीं मिल पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। दूसरा क्या करती है, डिक्रीजेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ किसकी, स्पर्म्स की। तो दूसरा क्या करती हैं ये काम कि जो स्पर्म्स हैं, जो शुक्राणु हैं, उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देती है। इसका मतलब ये है कि जो शुक्राणु है और स्पर्म है उनके मिलने की जो क्षमता है, जो उनके मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और जिस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है या स्पर्म या ओव्यूम नहीं मिल पाते, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हम आईयूडीएस की मदद से, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की मदद से हम अनचाही प्रेगनेंसी को या अनचाहे गर्भधारण को रोक सकते हैं। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो बोलिए बच्चों, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है उसका मतलब क्या होता है। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, और यूट्राइन का मतलब होता है यूट्रस। तो ये वो डिवाइस है जो फीमेल की बच्चादानी में या फीमेल के यूटेरस में लगाई जाती है, और इनको कौन लगाता है, या तो एक्सपर्ट नर्स लगाती हैं या फिर डॉक्टर्स लगाते हैं। अब ये करते क्या हैं, ये क्यों लगाई जा रही है, तो एक तो ये फीमेल की बॉडी के अंदर अंडा ही नहीं बनने देती, या फिर स्पर्म ओव्यूम को नहीं मिलने देती, या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। और ये भी 3 तरह की होती है, एक तो नॉन मेडिकेटेड होती है जिसमें लिप्स लूप आता है, और दूसरी कौन सी होती है, हार्मोन रिलीजिंग होती है जिसमें LNG20 प्रोजेस्टेसट आता है, और एक कॉपर रिलीजिंग होती है जिसमें कौन आता है, कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है और मल्टीलोड 375 आता है। उसके बाद आता है जो चौथा टॉपिक है उसका नाम है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आता है, या हम इनको और भी कह सकते हैं, हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कह सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही देख लेते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आता है। ओरल का मतलब होता है आपको खानी है, ये
कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है प्रेगनेंसी को रोक देंगे और पिल्स का मतलब होता है टैबलेट। तो पहली बात तो ये है कि इस मेथड के अंदर आती हैं टैबलेट्स। क्या आती हैं? टैबलेट्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, और टैबलेट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? पिल्स कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो टैबलेट हैं, ये जो पिल्स हैं, जो टैबलेट्स हैं या पिल्स हैं, जो टैबलेट्स हैं या पिल्स हैं, वो किसकी बनी होती है? ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है, या तो बनी होती है प्रोजेस्टोजेंस की, ये बनी होती हैं, या तो किसकी बनी होती है? प्रोजेस्टेरॉन की, या फिर प्रोजेस्टेरॉन की, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की, दोनों की बनी होती है। मतलब ये दोनों होते हैं, बोथ होते हैं। देखिए जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, ओरल का मतलब होता है आपको लेनी है माउथ से, पिल्स का मतलब है टैबलेट, और कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भधारण को रोक देगी, मतलब प्रेगनेंसी को रोक देगी। तो कहने का मतलब है कि इसमें ऐसी टैबलेट्स आएंगी जिनको आप ओरली लेंगे, माउथ से लेंगे, और जैसे आप इनको ओरली या माउथ से लेंगे तो ये गर्भधारण को रोक देंगे। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नाम का जो मेथड है, इसके अंदर आती है टैबलेट्स या पिल्स भी कह सकते हैं। ये जो टैबलेट है वो बनी होती है या तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की बनी होती है, या फिर इन दोनों हार्मोन्स की बनी होती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की बनी होती है। तो या तो टैबलेट अकेली प्रोजेस्टेरॉन की होगी, या फिर दोनों की कॉम्बिनेशन से तैयार करी जाएगी। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का दोनों का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। तो जो भी टैबलेट ये बनाई जाएंगी, या तो उस टैबलेट के अंदर कौन सा हार्मोन्स डाला जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन, या फिर दोनों की बनेगी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की बनेगी। अब क्या होता है, इनको जो लेना होता है, ये जो टैबलेट है इनको लेना होता है, इनको टेकन करना होता है, 21 दिन तक लेना होता है। तो 21 डेज तक लेना होता है। अब कब से लेना है 21 डेज तक? तो जैसे ही फीमेल में मैस्टुरेशन होगी, या जैसे ही फीमेल के अंदर पीरियड होंगे, तो उस फीमेल को 7 दिन तक नहीं लेनी है, क्योंकि 5 दिन तक तो क्या होता है, उसमें पीरियड चलेंगे, ब्लीडिंग चलेगी। तो 5 दिन तो वो बिल्कुल नहीं लेनी है, 2 दिन और छोड़ देने हैं। तो इसको स्टार्ट करना है 8वें दिन से, और लगातार इसको लेते रहना है। ठीक है, लेते रहना है, 26-27 दिन तक लेते रहना होता है। तो 21 दिन तक इसको लेना है। तो इसको लगातार 21 दिन तक लेना है, और ये 7वें दिन से क्या करनी है? स्टार्ट करनी है। तो टेकन करनी है, 21 दिन तक लेनी है, और स्टार्ट कब से करनी है? स्टार्ट तो स्टार्ट करनी है स्टार्ट फ्रॉम 7 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। तो जैसे ही फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी शुरू, तो उसके 7वें दिन से उसको लगातार 21 दिन तक ये टैबलेट्स लेनी होती है। अब काम क्या करती है, इनका फंक्शंस क्या होता है? काम क्या करती है? तो इनके कई सारे काम हैं। एक तो क्या करती है, जो मेन काम है वो यही है कि क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है ओव्यूलेशन को। स्टॉप ओव्यूलेशन, इसका मतलब ये है कि फीमेल की बॉडी में जो ओव्यूम बन रहा है या एग बन रहा है, उसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप ओव्यूलेशन है। तो फीमेल में जब ओव्यूम ही नहीं बनेगा, जब अंडा ही नहीं बनेगा, तो वो फीमेल चाहे कितने भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्यों ना बनाए, तो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो फंक्शन है स्टॉप ओव्यूलेशन है। दूसरा क्या है? मेक यूटेरस। तो दूसरा काम है मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि गलती से फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, तो फर्टिलाइज जो एग है वो बिल्कुल भी बच्चादानी से चिपक नहीं पाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन होते हैं। तो पहली बात तो ओव्यूम ही रिलीज नहीं होगा। जब ओव्यूम रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म्स और ओव्यूम नहीं मिलेंगे। जब नहीं मिलेंगे तो ऐसे भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट किसी वजह से यदि मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो तब भी यूटेरस अपने अंदर इनको चिपकने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये टैबलेट जाते ही शरीर के अंदर फीमेल्स के पूरे हार्मोन्स को क्या कर देती है? डिस्टर्ब कर देती है, जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो जैसे ही प्रेगनेंसी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, तो एकदम से फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी भी क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो स्टॉप ओव्यूलेशन होता है।
तो ये इनके मेन काम है कि एक तो ओव्यूलेशन को इनहैबिट कर देगी, स्टॉप कर देगी, दूसरा यूटेरस को क्या बना देगी, इम्प्लांटेशन फॉर, हाँ, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन होते हैं। और लेनी कब तक है आप लोगों को, 21 दिन तक लेनी है। और कब से शुरू करनी है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड है, उसके 7वें दिन से शुरू करनी है। अब देखिएगा यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं बच्चों। अब जैसे एक बहुत ज्यादा पॉपुलर टैबलेट है, ये पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसका नाम है सहेली। सहेली है, ये वैज्ञानिकों की नई खोज है, हालांकि अब ये भी पुरानी हो गई है। तो सहेली है, तो ये 1 वीक पिल होती है। क्या होती है, 1 वीक पिल्स होती है। तो 1 वीक पिल्स होती है, इसका मतलब ये है कि इसे एक हफ्ते में एक ही लेना होता है। तो जो और टैबलेट थी कॉन्ट्रासेप्टिव की, उनको 21 दिन लेना होता है, हर रोज सुबह ही लेना होता है। मॉर्निंग पिल्स होती थी ये, तो सुबह लो, पानी के साथ होते हैं। अब इतना कौन झंझट में पड़े कि दूसरा सबसे पहले दवाई लो। तो अब क्या हुई, वैज्ञानिकों ने सहेली को इजाद करा। सहेली कुछ नहीं है, ये एक टैबलेट का नाम है। तो सहेली को इजाद करा, एक टैबलेट को इजाद करा, और ये 1 वीक पिल्स थी। इसका मतलब ये था कि वो तो रोज लेनी होती थी, सहेली एक हफ्ते में एक लेनी होती थी। तो कहने का मतलब है कि एक महीने के अंदर या एक कंप्लीट साइकिल के अंदर सिर्फ 3 लेनी होती थी। एक वीक में 1, दूसरे वीक में 2, और फिर इस तरह से 3 लेनी होती थी पूरी कंप्लीट साइकिल में या पूरी कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या कहीं कि एक महीने के अंदर 3 लेनी होती थी। ये जो सहेली थी ये थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी। एक तो क्या थी, मोस्ट इफेक्टिव थी, मोस्ट इफेक्टिव थी, मोस्ट इफेक्टिव थी। एक तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी, मतलब इसके फेलियर होने के चांसेस बहुत रेयर थे, बहुत कम थे, मोस्ट इफेक्टिव थी। और दूसरी कैसी थी, लिस्ट साइड इफेक्ट था। कैसा था इसका, लिस्ट साइड इफेक्ट था। तो लिस्ट साइड इफेक्ट था। तो जो सहेली नाम की टैबलेट थी ये 1 वीक पिल थी। इसके फायदे ये थे कि एक तो ये बहुत ज़्यादा असरदार थी, जैसे इसको फीमेल लेगी तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है वो बहुत रेयर होते थे या बहुत कम होते थे। और इसका जो साइड इफेक्ट होता था वो भी बहुत कम होता था, कोई खास ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता था। बाकी जो नॉर्मल टैबलेट होती थी, नॉर्मल पिल्स होती थी, वो इफेक्टिव भी कम होती थी और उनका साइड इफेक्ट भी क्या होता था, ज़्यादा होता था। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट है, इसी में एक नोट डाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। इसी में नोट्स ले रहे हैं हम लोग, नोट। अब देखिए नोट में क्या है बच्चों, अब नोट ले रहे हैं। अब नोट में एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स दे रखा है, तो इम्प्लांट्स दे रखा है, या फिर हम लोग इनको इंजेक्शंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इंजेक्शंस भी कह सकते हैं। इम्प्लांट्स का मतलब है स्किन के अंदर इनको दिया जाएगा, या फिर इंजेक्शंस भी कह सकते हैं। इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस दोनों एक ही मतलब है। देखिए क्या होते हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की, या तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, डॉक्टर लोग या तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, या फिर प्रोजेस्टेरोन, या तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन या तो अकेला प्रोजेस्टेरोन, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों को कॉम्बिनेशन में इनके क्या दिए जाते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इनके क्या दिए जाते हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और कहाँ दिए जाते हैं, अंडर स्किन दिए जाते हैं। फीमेल के अंडर स्किन दिए जाते हैं, अंडर स्किन में दिए जाते हैं, अंडर स्किन दिए जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर लगाए जाते हैं ना, स्किन में दे देते हैं डॉक्टर। तो वो इंजेक्शन किसके होते हैं, या तो प्रोजेस्टेरोन अकेले हार्मोन्स के होते हैं, या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स के होते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन में होता है, तो दोनों को मिला के डाल देते हैं, या दूसरे अकेले को इंजेक्शंस में भर के फीमेल की कहाँ रख देते हैं, स्किन में डाल देते हैं, तो अंडर स्किन दे देते हैं। अब ये जो इम्प्लांट्स हैं, अब ऊपर तो टैबलेट में ले रहे थे, अब लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, और किसके द्वारा ले रहे हैं, इंजेक्शंस के द्वारा ले रहे हैं। तो यदि इंजेक्शन से ले रहे हैं आप लोग हार्मोन्स को, ठीक है, तो इसको इम्प्लांट्स कहते हैं। यदि आप लोग हार्मोन्स ले रहे हैं टैबलेट की फॉर्म में या पिल्स की फॉर्म में, तो तब हम उसको कह सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कह सकते हैं। अब अंडर स्किन दे दिया है। अब इम्प्लांट्स में और इसमें दोनों में फर्क क्या होता है, तो इनका फर्क ये होता है, इसमें फर्क ये होता है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनका जो असर रहता है वो कम समय के लिए रहता है। या तो एक दिन के लिए असर रहेगा जो डेली पिल है, या 1 वीक पिल है तो उनका 1 हफ्ते तक असर रहेगा। मगर इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस में ऐसा नहीं होता है। इनका जो असर है करीबन 6 महीने, साल, 2 साल और 3 साल तक इनका असर रह सकता है।
तो ये क्या है, जो इम्प्लांट से या इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं हार्मोन्स के, ये कैसे हैं? एक तो ये मोस्ट इफेक्टिव है, ये मोस्ट इफेक्टिव है फॉर लॉन्ग किसके लिए? पीरियड के लिए। तो मोस्ट इफेक्टिव है फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो इम्प्लांट्स किया जा रहा है या फिर जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं हार्मोन्स के, या तो वो प्रोजेस्टेरॉन का है या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों को मिला के इंजेक्शंस जो दिया जा रहा है स्किन के अंदर, इनका जो असर है वो काफ़ी वक्त तक रहता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कारगर है और प्रेगनेंसी को या अनवांटेड प्रेगनेंसी को काफ़ी लंबे वक्त तक रोक लेते हैं। अब आती है जैसे कि अनवांटेड पिल्स आती हैं, कुछ इमरजेंसी पिल्स आती हैं, कुछ इमरजेंसी क्या आती हैं? पिल्स आती हैं। तो कुछ इमरजेंसी पिल्स हैं या कहीं कुछ इमरजेंसी क्या आती हैं? टैबलेट्स आती हैं। ये इमरजेंसी टैबलेट्स भी किसकी बनी होती है? ये भी या तो हार्मोन, ये किसकी बनी होती है? इमरजेंसी पिल्स भी किसकी बनी होती है? तो ये या तो किसकी बनी होती है? प्रोजेस्टेरॉन की बनी होती है, या तो ये प्रोजेस्टेरॉन की बनी होती है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और किसकी बनी होती है? एस्ट्रोजन की बनी होती है। तो दोनों की बनी होती है। तो या तो ये पिल्स अकेले प्रोजेस्टेरॉन से बनाई जाती है, हार्मोन्स के नाम है वही, या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से बनाई जाती है। तो दोनों से बना लेंगे डॉक्टर्स लोग, तो बन गई। अब इनको यदि विदिन 72 घंटे दे दिया जाए, 72 डेज के अंदर दे दिया जाए, 72 घंटे के अंदर दे दिया जाए या 1-2 दिन के अंदर दे दिया जाए, तो भी ये पिल जो है, ये जो टैबलेट है, वो प्रेगनेंसी होने नहीं देती है। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं होने देती? तो फीमेल के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन होते हैं और एस्ट्रोजन होते हैं। ये कैसे हार्मोन्स है? प्रेगनेंसी हार्मोन्स है, जो प्रेगनेंसी होने में मदद करते हैं। तो जैसे ही ये टैबलेट्स देंगे तो फीमेल के जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं उनको पूरे को क्या कर देंगे? डिस्टर्ब कर देंगे। और जैसे ही डिस्टर्ब कर देंगे शरीर के पूरे प्रेगनेंसी हार्मोन्स को, तो फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो मेड प्रोजेस्टेरॉन, ये जो इमरजेंसी पिल्स हैं, ये बनी होती है या तो प्रोजेस्टेरॉन की या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों की बनी होती है। अब जैसे कुछ इमरजेंसी पिल्स आती है, 74 हार इमरजेंसी पिल आती है, तो कुछ 72 घंटे की इमरजेंसी पिल आती है, इमरजेंसी टैबलेट आती है, जैसे हम लोग यूज करते हैं अनवांटेड 72 होते हैं। तो टैबलेट केस कौन सी है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, अनवांटेड 72 होते हैं। तो अनवांटेड 72 जो है वो एक इमरजेंसी क्या है? पिल्स है। तो मार्केट में आज थोक के बाहर ये सैकड़ों तरह की इमरजेंसी क्या है? पिल्स है। तो मैं एक बता रहा हूं जो जिसका बहुत ज्यादा ऐड आता है, अनवांटेड 72। अनवांटेड का मतलब होता है नहीं चाहना, और किसको नहीं चाहना? प्रेगनेंसी को नहीं चाहना। और ठीक है, यदि इसको हटाना है तो 72 घंटे के अंदर इसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये 74 नहीं है, 72 घंटे। तो इस तरह से इमरजेंसी पिल्स भी तैयार होती है। तो इमरजेंसी पिल्स क्या होती हैं? वो पिल्स जो इमरजेंसी के टाइम्स दी जाती है। यदि आपको लग रहा है आपने सेक्सुअल कांटेक्ट बनाया है और आपको लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आप उस समय इमरजेंसी पिल्स दे दीजिएगा। ये इमरजेंसी जो पिल्स हैं प्रोजेस्टेरॉन की बनी होती है या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की बनी होती है। ये क्या करती हैं? जैसे ही फीमेल इनको लेती हैं तो फीमेल के जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स हैं उनको सारे को डिस्टर्ब कर देती है, और जैसे ही शरीर के सारे प्रेगनेंसी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी बिल्कुल भी ठहर नहीं पाती है। जैसे 72 घंटे की इमरजेंसी टैबलेट या पिल्स है, अनवांटेड 72 है। तो इस तरह से ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग तीसरा तरीका ले रहे हैं, मतलब 5वां तरीका ले रहे हैं जो लास्ट है, जिसका नाम है सर्जिकल मेथड्स। तो बच्चों अब हम 5वां और आखिरी मेथड ले रहे हैं जिसका नाम है सर्जिकल मेथड। क्या है? सर्जिकल मेथड। अब इसको हम लोग सर्जिकल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मेथड में हल्की सी सर्जरी की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। इसमें हल्का फुल्का चीर फाड़ होगी। तो सर्जिकल मेथड है, इसको हम लोग स्टेलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो हम लोग जो लास्ट तरीका ले रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, तो सर्जिकल मेथड है या स्टेलाइजेशन भी इसको हम लोग कहते हैं। देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं नसबंदी। क्या कहते हैं हिंदी में? नसबंदी। अब इसको पुरुष कराएगा
तो इसको कहेंगे पुरुष नसबंदी, और इसको महिला कराएगी तो उसको कहेंगे महिला नसबंदी कहेंगे। तो जो मेल होता है, तो मेल के अंदर जो ये सर्जरी होती है या नसबंदी होते हैं मेल के अंदर, मेल के अंदर इसको कहते हैं हम लोग वेसेक्टोमी। क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं, वेसेक्टोमी कहते हैं। और इसको कहते हैं पुरुष, तो पुरुष नसबंदी, तो पुरुष नसबंदी है। अब ये फीमेल के अंदर यदि यही मेथड अप्लाई करा जाए तो फीमेल के अंदर इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं बच्चों, बोलो? ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं महिला नसबंदी। क्या कह सकते हैं? महिला नसबंदी कह सकते हैं। तो पुरुषों में होगी तो वेसेक्टोमी, और महिलाओं में नसबंदी होगी तो क्या होगी? ट्यूबेक्टोमी होगी। तो पुरुषों में क्या है? वेसेक्टोमी, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं? ट्यूबेक्टोमी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको वेसेक्टोमी बताते हैं कि वेसेक्टोमी क्या होती है। वेसेक्टोमी में क्या होता है? वेसेक्टोमी में अब देखिए, वेसेक्टोमी बताते हैं तो इधर थोड़ा आ जाइएगा, इधर डायग्राम की साइड। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बनाया है मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनाया है। तो ये पुरुष के जनन अंग है, या पुरुष का ये जनन तंत्र है। अब क्या होता है, इधर देखिएगा, ये जो दो अंडे से बनाए हैं मैंने, ये दो अंडे से क्या है? टेस्टिस है। और इन टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म्स को पैदा करने का है। तो ये शुक्राणु पैदा करेंगे। अब शुक्राणु पैदा कर रही हैं टेस्टिस, तो इस ट्यूब से होते हुए, इस ट्यूब को कहते हैं वास डिफेंस कहते हैं, ये वास डिफेंस है। इस ट्यूब से होते हुए वो स्पर्म इधर आएंगे और फिर पेनिस से होते हुए, लिंग से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। और कब निकलेंगे बाहर? जब पुरुष सेक्सुअल क्या बनाएगा? कॉन्टैक्ट बनाएगा। तो यदि हम ऐसा कुछ करें कि इस ट्यूब को ही यहां से काट दें और काटने के बाद उसको बांध दें, तो अब उसकी जो टेस्टिस है यदि स्पर्म भी पैदा करेगी तो उसके पेनिस से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरा रास्ता बंद कर दिया, हमने काट दिया है और बंद कर दिया है रास्ते को। तो अब क्या करेगा ये पुरुष? कितना भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए तो इसके अंदर से गैमेट नहीं निकलेंगे। गैमेट का मतलब है इसके अंदर से सीमन नहीं निकलेगा, स्पर्म्स नहीं निकलेंगे। अब ये चाहे जिंदगी में कितना भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए, किसी के साथ भी बनाए, तो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो देखिए वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, वेसेक्टोमी में जो स्मॉल पार्ट है, वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, जो स्मॉल पार्ट है, जो स्मॉल क्या है? पार्ट है। स्मॉल पार्ट है किसका? वॉस डिफेंस का। तो स्मॉल पार्ट है जो वॉस डिफेंस का। अब ये क्या है? वॉस डिफेंस एक ट्यूब है जो क्या कैरी करती है? स्पर्म कैरी करती है। ये एक नली है जिस नली के द्वारा शुक्राणु आते हैं और फाइनली पेनिस से या फाइनली लिंग से बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं वेसेक्टोमी में डॉक्टर लोग, जो छोटा सा पार्ट है, जो छोटा सा टुकड़ा है किसका? वास डिफेंस का, उसको क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। कट कर देते हैं या कहीं कि रिमूव कर देते हैं। एक्चुअली में रिमूव अच्छा रहेगा, तो रिमूव कर देते हैं। छोटे से टुकड़े को, छोटे से पार्ट को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद क्या कर देते हैं? देन क्या कर देते हैं? टाइड कर देते हैं। और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। तो आप फिगर में देखिएगा क्या करेंगे डॉक्टर्स लोग। डॉक्टर यहां से हल्की सी वास डिफेंस को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो ये रिमूव कर दिया इधर से, और इधर से भी हल्के से वास डिफेंस को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। और रिमूव करने के बाद इसमें गांठ मार देंगे। गांठ मारने का मतलब होता है इसको बांध देंगे किसी, ठीक है, हल्के से धागे वागे से बांध देंगे। तो इधर इसको बांध दिया है। अब इधर भी ऐसे ही करना है, इधर भी ऐसे ही करना है। अब ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती है, छोटी सी सर्जरी होती है। तो जो टेस्टिस है उसके स्क्रोटम में हल्का सा कट लगाया जाता है, और कट लगाने के बाद इस वास डिफेंस को बाहर खींच लिया जाता है। और खींचने के बाद डॉक्टर जो है सीजर से इसको काट देते हैं और फिर इधर धागे से इसको दोनों तरफ से बांध देते हैं। तो इस वासर डिफेंस दोनों तरफ से बंध गई है। अब ये पुरुष क्या करेगा? ये जो मेल है, आप कितने भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएं, इसके इस पेनिस से बिल्कुल भी स्पर्म नहीं निकलेंगे, सीमन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा भाई? क्योंकि जो टेस्टिस है उसका काम होता है स्पर्म्स पैदा करने का। अब स्पर्म्स किस नली से जा रहे थे? इस ट्यूब से जा रहे थे, जिस ट्यूब को विज्ञान क्या कहता है? वास डिफेंस कहता है। अब हमने इस नली को ही काट दिया, सुसरी को। अब इसको काट के इधर से ऊपर नीचे से क्या करा है? इसको बांध दिया है। अब बांधने के बाद अब स्पर्म जाएंगे तो रास्ता दूसरा क्या है? बंद है, तो बिल्कुल भी स्पर्म नहीं निकलेंगे। अब ये जो मेल है, ये चाहे कितने भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए, अब ये बिल्कुल भी
फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर से स्पर्म्स नहीं निकलेंगे। जब स्पर्म्स नहीं निकलेंगे तो ओव्यूम के साथ नहीं मिलेंगे, और जब ओव्यूम के साथ नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो वेसेक्टोमी में यही करते हैं कि वेसेक्टोमी में स्मॉल जो पार्ट है, जो छोटा सा टुकड़ा है किसका, वास डिफेंस का, उसको रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद उन दोनों सिरों को और दोनों एंड को बोथ एंड को दोनों सिरों को क्या कर देते हैं, उसके बाद बांध देते हैं। ऊपर वाले सिरे को भी बांध देते हैं, नीचे वाले को भी, ऊपर नीचे वाले को भी। तो अब ये कभी भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएगा तो इसके पेनिस से बिल्कुल भी सीमन या इसके पेनिस से बिल्कुल भी गैमेट नहीं निकलेगा, क्योंकि रास्ते को रोक दिया गया है और रास्ते को काट दिया गया है। अब ये भी बात समझिएगा मेल कि ये परमानेंट मेथड्स होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट मेथड्स होते हैं। यदि इनको एक बार करा लेते हैं तो इनको दोबारा ठीक नहीं कराया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि ये परमानेंट मेथड है, और इन मेथड की जो रिवर्सिबिलिटी है वो बहुत पुअर होती है। तो इनकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है या दोबारा से रिकवरी रेट होता है वो 1% से भी क्या होता है, कम होता है। तो ये परमानेंट मेथड है। तो इनको कब कराते हैं पुरुष? इनको तब कराते हैं जब पुरुष 1 या 2 बच्चा पैदा कर लेते हैं। उन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि हम 2 बच्चा पैदा कर लेंगे। अब दूसरा 2 बच्चे पैदा कर चुका है, अब चाहता है कि इसके बाद बच्चे ना हो, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो जिंदगी भर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जिंदगी भर बनाएगा। अब बच्चे आगे पैदा नहीं करना चाहता है तो जाएगा हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कहेगा डॉक्टर से कि मेरी क्या कर दो, वेसेक्टोमी कर दो। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसकी दोनों वासा डिफेंस को ठीक है थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देगा, काटेगा, काटने के बाद रिमूव कर देगा, और दोनों सिरों पे क्या मार देगा, गांठ मार देगा, है ना। दोनों सिरों पे रस्सी बांध देगा। रस्सी का मतलब है तो धागा वागा बांध देगा, और ठीक है। अब ये दूसरा जब भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाएगा तो बिल्कुल भी इसका गैमेट या इसका सीमन नहीं निकलेगा, और जब सीमन नहीं निकलेगा तो ओव्यूम के साथ नहीं मिलेगा, ओव्यूम के साथ नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो ये होता है वेसेक्टोमी में। बात याद रखना है कि ये परमानेंट मेथड है और इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। एक बार ये हो जाता है तो हो जाता है, फिर दोबारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी किस में होती है? अब कोई पूछ ले कि वेसेक्टोमी में क्या होता है? वेसेक्टोमी में जो पैसेज है, जो रास्ता है स्पर्म का, उसको रोक दिया जाता है। ठीक है, जब रोक दिया जाता है तो कभी भी पुरुष सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो बनाता है तो उसमें कभी भी उसका जो पेनिस है, उसके पेनिस से कभी भी इजैकुलेशन नहीं होता है, या कहीं कि उसके पेनिस से कभी भी गैमेट नहीं निकलता है। अब देखिए ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है। ये ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो फीमेल के अंदर होती है। ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होती है? ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होती है? फीमेल के अंदर होती है। और याद रखना कि जैसे वेसेक्टोमी परमानेंट मेथड है, ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी भी क्या है, एक परमानेंट मेथड होता है। अब ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी में जो स्मॉल पार्ट है, जो स्मॉल पार्ट है क्या है, जो स्मॉल पार्ट है, किसका स्मॉल पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब का। जो स्मॉल पार्ट है किसका? फेलोपियन ट्यूब का जो स्मॉल पार्ट है, उसको डॉक्टर लोग पहले काटते हैं और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद डॉक्टर लोग उस पार्ट को फिर क्या कर देते हैं, टाइड कर देते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, देन टाइड कर देते हैं, उसको दोनों तरफ से बांध देते हैं। टाइड भी क्या करना है, बोथ एंड से करना है, दोनों तरफ से टाइड कर देंगे। कैसे? इधर समझिएगा फिगर में, ये जो फिगर है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कहने का मतलब है ये फीमेल के जनन अंग है या फीमेल का जनन तंत्र है। ये ओवरी होती है और इस ओवरी का काम होता है ओव्यूम को पैदा करना, मतलब फीमेल के गैमेट को पैदा करना या फीमेल के अंडे को पैदा करना। अब ये फीमेल का गैमेट इधर ओवरी में पैदा हो गया तो ये ओवरी से कहाँ चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब से चला जाता है। अब डॉक्टर क्या करेंगे ट्यूबेक्टोमी में, इधर से भी थोड़ी सी फेलोपियन ट्यूब को करीबन थोड़ी सी इधर फेलोपियन ट्यूब को काट देंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर का कट मार देंगे। इधर से भी काट दिया, इधर से भी काट दिया, ठीक है। और ये कटिंग कैसे करते हैं, या तो एब्डोमेन में हल्की सी क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं, या फिर वजाइना के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे डॉक्टर, हल्का सा कट मारेंगे और इधर से भी क्या करेंगे, इसको बांध देंगे। इसको इधर से भी टाइट कर देंगे और इधर से भी टाइट कर देंगे। तो इधर से भी टाइट कर दिया है और इधर से भी क्या कर दिया, इसको टाइट कर दिया। तो इधर से भी दोनों तरफ से बांध दिया है। अब ये जो फीमेल है चाहे कितना भी सेक्सुअल कांटेक्ट करे, जैसे इसने फीमेल ने सेक्सुअल कांटेक्ट करा मेल के साथ करा, तो मेल के आधे स्पर्म इधर चले गए और मान लेते हैं 50% स्पर्म इधर चले गए। अब रास्ता तो बिल्कुल बंद है। चलो ओवरी ने ओव्यूम भी पैदा कर दिया तो ओव्यूम इधर है, ठीक है। अब ये दोनों मिलना चाहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन मिलना चाहता है आपसे, स्पर्म मिलना चाहते हैं, मगर रास्ता तो बंद है, ठीक है। और बंद होने के बाद बस साथ साथ इस रास्ते को क्या लगाया हुआ है, काटा हुआ है रास्ते को, और साथ साथ बंद भी करा हुआ है। तो ये बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे, ना तो ओव्यूम मिल पाएगा और ना ही कौन मिल पाएगा, स्पर्म मिल पाएगा, शुक्राणु मिल पाएगा।
और जब ये दोनों नहीं मिल पाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, और जब प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, अब ये क्या है, ये जो ट्यूबेक्टोमी है इसको भी फीमेल तभी कराती हैं जब फीमेल की फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। जैसे किसी फीमेल को 3 बच्चे पैदा करने हैं और वो दूसरी 3 बच्चे पैदा कर चुकी है, अब 3 बच्चे पैदा हो चुके हैं, अब उसका हस्बैंड कहता है कि अब तो क्या करा ले, ट्यूबेक्टोमी करा ले, और इंडिया में ज़्यादा हस्बैंड बहुत होशियार है, तो अपनी तो कराते नहीं है वेसेक्टोमी, तो फीमेल की जाके क्या करा देते हैं, ट्यूबेक्टोमी करा देते हैं। अब मैं सलाह देता हूं कि फीमेल बिल्कुल भी तैयार ना हो तो मेल को ही कहे कि चल दूसरे पहले तू करा के आ, तो फैमिली में एक कोई भी मेंबर करा ले, चाहे कोई मेल वेसेक्टोमी करा ले, फीमेल ट्यूबेक्टोमी करा ले, तो फैमिली की जो प्लानिंग थी वो तो पूरी हो चुकी है, तो अब आगे फर्दर कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इसी में ट्यूबेक्टोमी में यही था कि ट्यूबेक्टोमी में जो फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी होती है, इस ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, जो स्मॉल पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का या कहीं ओव्यूडक्ट का या कहीं नलों का, उसको डॉक्टर या डॉक्टरनी जो भी है उसको क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती है। रिमूव करने के बाद उसको टाइड कर देती है, उसको बांध देती है, और बांधने भी दोनों एंड है, ये वाला एंड भी बांधना है और इधर से भी बांधना है। तो अब ये फीमेल यदि ओव्यूम रिलीज करेगी इसकी बॉडी, तो वो कभी भी स्पर्म से नहीं मिल पाएगी। जब स्पर्म से नहीं मिल पाएगी तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये एक परमानेंट मेथड है और इसकी भी जो रिवर्सिबिलिटी है वो 1% से भी बहुत कम है। तो जब पूरी फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तभी इन सर्जिकल मेथड का या इन स्टरलाइजेशन मेथड का क्या करा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्पर्म के रास्ते को रोका जाता है और बांधा जाता है। इसमें ओव्यूम का जो रास्ता है उसको रोक दिया जाता है या उसको काट दिया जाता है और साथ में उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसी के साथ साथ आपके जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे पांचों के पांचों वो समाप्त होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।